Hello students, as we doing the chapter 4 of class 12th, that is chemical kinetics, here is the lecture number 2. Let's start the video. Today I will teach you how to write the expression for the rate of the reaction. Means आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको rate of the reaction को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है by just seeing the chemical reaction. कि chemical reaction को देख के कैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे, वो बात आज हम करेंगे. ठीक है. सो टुडे वी विल डू हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. एज वी नो, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. तो ये टॉपिक करेंगे आज हम. ठीक है. तो फर्स्टली हम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं. तो जो आपकी रिएक्शंस हैं, ठीक है, आपकी रिएक्शंस टू टाइप्स की होंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. फर्स्ट रिएक्शंस होंगी ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ stoichiometric coefficient of all the reactants and products are same. ठीक है. तो रिएक्शंस कैसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, सेम. और दूसरे टाइप की रिएक्शंस में क्या होगा, द रिएक्शंस इन विच स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ all the reactants and products are not same. ठीक है. तो रिएक्शंस टू टाइप्स की होंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. फर्स्ट टाइप की रिएक्शन में क्या है, हमने बात की कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का वो क्या होगा, सेम. और दूसरी टाइप की रिएक्शन से इनमें क्या मैंने बात की कि ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे. तो फर्स्टली हम बात करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस. ठीक है. तो मैं जनरली कंसीडर कर लेता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसी रिएक्शन कंसीडर करूँगा जिसमें क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल होगा. जैसे कि यहाँ पे आर के फ्रंट पे 1 है, प्रोडक्ट के फ्रंट पे 1 है. तो दोनों में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दोनों में क्या है, 1 1 है, इक्वल है, सेम है. तो ऐसी रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हो लाइक दिस. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती है तो स्टार्टिंग में आपको माइनस लगाना पड़ेगा और सिंपली dR/dt, दैट इज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. और वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट p विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और वो किसके साथ इक्वल होगा, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो ये तीनों के आपस में इक्वल हैं. ठीक है. तो अगर मैं दूसरी टाइप की रिएक्शंस की बात करूं तो मेरे को क्या एग्जांपल मानना पड़ेगा जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स सेम ना हो. तो ये रिएक्शंस मैं मान रहा हूँ इस हिसाब से कि जो टू रिएक्टेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. तो देखो रिएक्टेंट के फ्रंट पे 2 है, प्रोडक्ट के फ्रंट पे 1 है, तो दोनों में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हैं, डिफरेंट है.
ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करोगे उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए जनरल फार्मूला है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट का आपको पता है माइनस लगता है जब उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं आप, ठीक है। तो 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट आर, कि जो रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल, और साथ में चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट की बात करें तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट के केस में क्या करेंगे, अगेन आप क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल लोगे, लेकिन यहाँ पे 1 है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल भी लोगे तब भी वो क्या रहेगा, 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट P, और साथ में चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P विद रिस्पेक्ट टू टाइम T। तो इन टाइप की रिएक्शंस के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होगा, सेम नहीं होगा, वहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे एक्सप्रेस करोगे। वहाँ पे आपको जनरली करना क्या है, किसी भी जिसकी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात हो रही होगी उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है आपको, और साथ में फ्रंट पे क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का, ठीक है। रिएक्टेंट होगा तो फ्रंट पे माइनस लगेगा, प्रोडक्ट होगा तो फ्रंट पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए मैं अब कैसे लिखूँगा रेट ऑफ रिएक्शन, इस फॉर्मूले को यूज़ करके, तो कैसे लिख पाऊँगा मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ तो क्या लगेगा, -1, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का क्या है 2, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 1/2, और आर की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी कर दूँगा, और रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, प्लस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट पी। तो मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैं क्या करूँगा, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी लिखूँगा। तो ऐसे आप रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। यहाँ पे मैंने बात की जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करोगे, और जब आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स सेम है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के तब आप कैसे एक्सप्रेस करोगे रेट ऑफ द रिएक्शन को, ठीक है। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेके करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है 5A चेंजेस टू 5B। तो देखो दोनों में क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको एज ए एग्जाम्पल मान लो आप, एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ए क्या है आपका रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर इक्वल हो तो आपको सिंपली क्या करना है, माइनस dA/dt करना है, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी करना है। समझ आ गई बात, ठीक है। जब आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स सेम होंगे तब आप सिंपली ऐसे रिएक्शन लिखोगे, तब आपने वो रेशियो नहीं लेना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का, क्योंकि दोनों सेम है तो एज इट इज़ रख देने हैं आपने, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एग्जांपल में दूसरा मानता हूँ, जैसे कि N2 प्लस H2 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, और आपको पता है ये हेबर प्रोसेस है और ये रिवर्सिबल होती है। तो इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, ठीक है, तो कैसे करूंगा, मैं बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 थे तो यहाँ पे मेरे को 3 लगाना पड़ेगा। तो N2 रिएक्टेंट की फॉर्म में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करूँ तो क्या करूँगा,
अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा। तो एन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो -1/1 1 ही रहेगा। तो सिंपली लिख दूंगा मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के केस में मैं कैसे करूँगा, हाइड्रोजन भी तो आपकी क्या है रिएक्टेंट है, तो फ्रंट पे माइनस लगाना पड़ेगा और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और साथ में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। और प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं कैसे करूँगा, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे 1/2 रेसिप्रोकल ये मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, और साथ में डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। So here you have to express the rate of the following reactions in terms of reactants and products. आपके पास रिएक्शंस गिवन हैं, आपको रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द टास्क फॉर यू। यू कैन कमेंट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। So now we will learn how to calculate the average and instantaneous rate of the reaction from the graphs. तो अभी हम क्या लर्न करेंगे कि कैसे आप एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे ग्राफ से। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफ्स की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। सो बिफोर गोइंग फर्दर वी शुड हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द ग्राफ्स। So these are the graphs for direct and indirect relations. ठीक है, direct relation means y is directly proportional to x, means y इंक्रीज होगा तो साथ में x भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, लाइक दिस। ठीक है, एंड फॉर इनडायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशंस, जैसे कि आपके पास है y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मीन्स x और y में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो मीन्स अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो ऐसे केस में ग्राफ्स बनेंगे आपके लाइक दिस। सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द ग्राफ्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैं रिएक्शन मान लेता हूँ रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट्स, तो मैंने आपको बताया है दैट विद टाइम, ठीक है, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज, एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, तो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रिलेशन क्या हुआ, देखो टाइम मीन्स विद टाइम मीन्स टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो टाइम और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ, कि अगर टाइम इंक्रीज हो रहा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इनवर्स रिलेशंस के लिए ग्राफ बनता है आपका लाइक दिस। ठीक है, तो इस साइड को आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रही है और इस साइड को आपकी टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये है रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ। अब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम इंक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का विद टाइम रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, इस साइड को आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और इस साइड को आपका टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ग्राफ को देख के कैसे आप कैलकुलेट करोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्टली हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मान लो मेरे को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है इन टाइम इंटरवल बिटवीन T1 एंड T2, कि मेरे पास कोई इंटरवल ऑफ टाइम है, मैं बोल देता हूँ T1 यहाँ पे है और T2 आपका देखो थोड़ा नीचे बनेगा, थोड़ा
और T2 आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे को इस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, जो आपके टाइम इंटरवल्स हैं उन पॉइंट से मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन खींचूँगा किसकी तरफ, कर्व की तरफ, लाइक दिस। T2 के करस्पॉन्डिंग में ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, अब T1 कर्व को कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट से आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की तरफ एक्सटेंड करनी है लाइन। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है आपको। ठीक है, तो T1 के करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन मैं बोल देता हूँ आपकी आगे R1, और T2 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी आपकी R2। ठीक है, तो खुद देखो तुम, T1 देखो स्टार्टिंग वाला टाइम था, तो कॉन्सेंट्रेशन देखो हाई लेवल पे आ रही है। जब टाइम आपका इंक्रीज़ हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे आ रही है, नीचे जैसे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, R2 इज़ लेस देन R1। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट को आप डेल्टा, ट्रायंगल वाले डेल्टा से डिनोट करते हो, जैसे माइनस डेल्टा ऑफ R अपॉन डेल्टा ऑफ T। तो माइनस डेल्टा ऑफ R कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो डेल्टा R तो आप सिंपली क्या करोगे, डेल्टा R आप ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो। ग्राफ में क्या करोगे, जो T1 और T2 है उसके क्या करोगे, लाइन को एक्सटेंड्स करोगे कर्व की तरफ, और उसके करस्पॉन्डिंग आप कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा R कैसे कैलकुलेट कर लूँगा, ग्राफ से देख के R2 माइनस R1 और डेल्टा T, और माइनस साथ में चलेगा ये, क्योंकि आपको पता है ना, देखो R2 इज़ लेस देन R1, तो ये होल क्वांटिटी दैट इज़ डेल्टा R क्या होगा आपका, माइनस में आएगा। तो माइनस माइनस प्लस होके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी हमेशा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप ग्राफ को देख के एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये थी रिएक्टेंट की बात। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस साइन इज इंक्लूडेड टू मेक द होल रेट ऑफ द रिएक्शन एज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ अभी, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं बोल देता हूँ मेरे को T1 है टाइम और दूसरा T2 है। इस टाइम के इंटरवल आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो आपके टाइम्स हैं वहाँ से क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करूँगा किसकी तरफ, कर्व्स की तरफ। ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग देख लूँगा कॉन्सेंट्रेशंस क्या हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस क्या हैं। ठीक है, टाइम T1 है, स्टार्टिंग वाला टाइम है T1 पे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है P1, और T2 पे कॉन्सेंट्रेशन मैं बोल देता हूँ P2 है। तो जैसे ग्राफ से भी दिख रहा है, जो T1 के करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या है, लोअर लेवल पे है, और जो T2 के करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर लेवल पे है। मीन्स P2 इज़ ग्रेटर देन P1, तो मीन्स फाइनल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू। तो जो ओवरऑल माइनस करके आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, P2 इज़ ग्रेटर देन P1। तो यहाँ पे आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट है तो प्लस ही लगाएंगे, क्योंकि जो P2 है ग्रेटर देन P1 है, तो ओवरऑल P2 माइनस P1 भी क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो माइनस इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, डेल्टा ऑफ P अपॉन डेल T, और डेल P कैसे कैलकुलेट करोगे, ग्राफ को देख के। तो ग्राफ को देख के क्या करोगे आप, P2 माइनस P1। ठीक है, और डेल्टा T तो आपको पता ही है, T2 माइनस T1 है, तो आप पीछे भी यहाँ पे T2 माइनस T1 ही कर लो। तो ऐसे आप ग्राफ को देख के एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। So now we will calculate the instantaneous rate of reaction from the graphs. ठीक है, as we have drawn the graphs for reactants and products
for the average rate of reaction we will do the same here. जैसा कि हमने पीछे ग्राफ बनाया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे भी हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है. दिस इज़ फॉर प्रोडक्ट्स. और ये आपका टाइम है. आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच इन्वर्स रिलेशन है, तो ग्राफ बनेगा लाइक दिस, ठीक है. और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, तो ग्राफ बनेगा डायरेक्ट रिलेशन वाला जैसे कि बनता है, ठीक है. अब मेरे को करना क्या है, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम. किसी एक टाइम पे रेट क्या होगा रिएक्शन का, उसको बोलते हो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो मैं मान लेता हूँ रिएक्टेंट के केस में कि मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो ये मैं मान लेता हूँ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे मेरे को क्या करना है, रेट फाइंड आउट करना है. तो मैं इसको बोल देता हूँ टी ही बोलता हूँ इसको मैं, ठीक है. और ये तो एक्सिस वाला टी है, ठीक है. तो पर्टिकुलर टाइम टी है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या करूँगा, जो ये टाइम वाला पॉइंट है यहाँ से मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करूँगा किसकी तरफ, कर्व की तरफ, ठीक है. जब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की कर्व की तरफ, तो ये कर्व को किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा. तो उस पॉइंट पे क्या करना है आपको, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है. अब आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अब मैं बताता हूँ कैसे. तो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होगी, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जैसा कि आपको पता है -TR/dt होती है, ठीक है, ठीक है. साथ में वो किसकी इक्वल होगी, साथ में वो इक्वल होगी जो इस टेंजेंट की स्लोप होगी, वही क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ये वाली स्लोप होती है ये नेगेटिव स्लोप होती है और ऐसे वाली स्लोप पॉजिटिव स्लोप होती है. तो ये कैसी स्लोप बनी हुई है आपकी, नेगेटिव स्लोप बनी हुई है. तो मेरे को कन्वेंशनली यहाँ पे माइनस ऑफ स्लोप डालना पड़ेगा. अब मैं बाद में बताऊंगा कि हमने यहाँ स्लोप के साथ माइनस क्यों लगाया है, ठीक है. तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे आप, बाय यूजिंग द ग्राफ. तो यहाँ पे एंगल थीटा इसको मानना है यहाँ पे, ये क्या आपके पास एंगल थीटा, ठीक है. और आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है. इन दोनों पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, इस जो ये टेंजेंट है इसकी स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे क्या था, ओरिजिन 0, तो मीन्स जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, इस वाले पॉइंट वाली थी. तो मैं मान के चलता हूँ आपका कि कॉन्सेंट्रेशन थी आपकी रिएक्टेंट की यहाँ पे जब टाइम 0 था. एक्स एक्सिस आप पहले लेते हो, तो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, मैं 5 मान लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, जब आपकी 0 क्या थी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी, तब टाइम क्या था, टाइम को मैं मान लेता हूँ 5, ठीक है. तो ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को कैसे डिनोट करोगे, 5,0 कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है 5 यूनिट है, तो 5 फर्स्ट आएगा और दूसरा 0 वाई एक्सिस वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है. आपके पास फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है. तो आपके पास y2 एंड इज इक्वल टू y2 क्या है आपके पास, कोई भी मान लो, इस साइड से मान लो y2 या इसको मान लो y2. तो y2 मैं यहाँ से चलता हूँ, y2 क्या है आपके पास 5 है, ठीक है. तो y1 क्या हुआ 0, तो x2 क्या होगा, अब जहाँ आपने y2 लिया था वही उसी को x2 मानना पड़ेगा. तो x2 क्या आ जाएगा 0 और x1 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5, ठीक है.
अब मैं वैल्यू यहाँ पे फिल करके देखता हूँ, तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे y2 माइनस 5 तो 5 माइनस 0 5 अपॉन x2 माइनस x1 तो मीन्स 0 माइनस 5 आएगी यहाँ पे, तो 5 अपॉन माइनस 5, तो 5 से 5 कट होगा तो आंसर क्या आएगा -1। ये मैं हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ वैल्यू कि कैसे आपको कैलकुलेट करनी है फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, तो अभी आपके पास स्लोप क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई। स्लोप की वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में। तो मेरे को यहाँ जब मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा तो वहाँ पे भी मैंने स्लोप के साथ क्या लगाया, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप की खुद की वैल्यू क्या है कि नेगेटिव, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन होती है पॉजिटिव, तो हमें स्लोप के बाहर के लगाना पड़ा माइनस, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या आएगी रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव आएगी, ताकि ओवरऑल आपकी जो स्लोप है वो क्या बन जाए, पॉजिटिव, क्योंकि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो अगर मैं माइनस यहाँ पे फिल करता हूँ तो क्या बन जाएगी, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगी यहाँ पे माइनस dr/dt, तो हम पता ही है कि लिखते हैं, साथ में माइनस, और स्लोप क्या है आपकी कैलकुलेट किया हमने -1 माइनस इंटू माइनस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू ही बनानी है आपको रेट ऑफ रिएक्शन की। इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन में, जो कि जनरल एक्सप्रेशन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, वो उस वहाँ पे स्लोप के साथ हमने माइनस लगाया, ताकि क्योंकि स्लोप की वैल्यू है आएगी भी क्या, नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव और नेगेटिव, ताकि एट लास्ट आप ये क्या कर जाएँ, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव क्वांटिटी बना दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, प्रोडक्ट्स का तो इजी है। इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, dp/dt वो तो हमें पता ही है, ऐसे लिखते हैं इसको। तो स्मॉल डी किसके लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए, और ट्रायंगुलर वाला डी किसके लिए लिखते हैं, एवरेज के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, अब स्लोप क्या बताई थी मैंने, ये वाली स्लोप, इस साइड की डायरेक्शन वाली स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लोप के साथ भी क्या करूँगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो जनरल स्लोप की वैल्यू आएगी ग्राफ से कैलकुलेट, वो पॉजिटिव ही आएगी, तो फ्रंट पे माइनस लगाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो वो ओवरऑल माइनस में बन जाएगा, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू निकालनी है कैसे, ग्राफ से देखते हैं अभी हम स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैंने इस टाइम पे आपको क्या करना है, टाइम t, इस पे आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है कर्व की तरफ। ठीक है, जहाँ पे कर्व पे लाइन टच करेगी उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है मैंने, अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट का मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ में मैं किसी और पॉइंट, कोई अपनी मर्ज़ी का पॉइंट मान लेता हूँ, मेरे को इस पॉइंट का पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 करना है, तो कैसे होगा, तभी होगा ना जब पता लगेगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए कैसे करोगे, फर्स्टली आपको थीटा का पता होना चाहिए, थीटा कहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूँगा, इसको मैं ऐसे कर दूँगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा आपका, थीटा है। ठीक है, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ A, B एंड C। तो जो ये BC लेंथ है, जो आपकी BC लेंथ है, ठीक है, तो जो ये BC लेंथ है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, BC लेंथ आप कहाँ से देखोगे, BC लेंथ देखोगे जब इस पॉइंट को आप एक्सटेंड कर दोगे यहाँ ऐसे, तो जो ये वाला पोर्शन होगा वही BC लेंथ का होगा, और जो AB पोर्शन है वो यहाँ का होगा, इसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, निकालना कहाँ पे आपको, टाइम t पे निकालना, तो इस लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगी, स्लोप जनरली क्या होती है, यहाँ पे मैं भूल गया बताना, स्लोप क्या होती है, टेंजेंट ऑफ थीटा, और टेंजेंट ऑफ थीटा होता है दिस। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप फिर से टेंजेंट ऑफ थीटा होगी, और y2 माइनस y1 होगी अपॉन x2 माइनस x1 होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो ये 0 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, और ये 10 पॉइंट है, समझ में बात। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ 5 पॉइंट। ठीक है,
तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ध्यान देना, इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे x क्या है 0 और y क्या है 5, और यहाँ पे x क्या है 5 और y क्या है 10। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करोगे, तो y2 माइनस 5, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, y2 मैंने मान लिया 10 को, तो y2 मैंने मान लिया 10 माइनस y1 क्या है आपका, y1 क्या है 5। ठीक है, और x2 क्या है आपके पास 5। ठीक है, इसको मैं x2 और y2 बोल देता हूँ, और ये बन जाएगा आपके पास x1 और y1। ठीक है, तो अब क्या होगा, 5 माइनस 0 कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे पहले से ही क्या आ रही है, पॉजिटिव स्लोप आ रही है, तो आपको जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन है यहाँ पे नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव आप तब लगाते अगर स्लोप भी क्या होती है आपकी वैल्यू नेगेटिव देती, ताकि नेगेटिव और नेगेटिव प्लस करके आप रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या बना दें, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, वैसे तो आप सिंपली बता सकते हो, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर आपको समझना है कि कैसे कैलकुलेट होगी, तो मैंने मैथमेटिकली आपको समझा दिया कि रिएक्टेंट के केस में क्यों हम यहाँ माइनस लगा रहे हैं स्लोप के साथ, और प्रोडक्ट के केस में हम यहाँ पे क्यों पॉजिटिव लगा रहे हैं स्लोप के साथ, क्यों नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो दिस इज़ द केस फॉर प्रोडक्ट्स, दिस इज़ द केस फॉर रिएक्टेंट्स, और हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, so if you like my work, please like, share and subscribe. Thank you.